4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ईद का ऐलान कर दिया गया। चांद देखा गया। ये सारे सेंटेंसेस एक टॉपिक की तरफ इशारा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दिस इज सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की क्लास में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि पहले वॉइस होता क्या है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस हैज़ शोज वेदर द सब्जेक्ट डज द एक्शन और रिसीव द एक्शन। यानी कि वॉइस क्या बताता है, ज़ाहिर क्या करता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है यानी कि डज द एक्शन, या फिर ए रिसीव द एक्शन, या वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। दोनों सूरतों में बात की जा रही है। अगर वो एक्टिव वॉइस में है, जितने हमने 12 टेंसेस अब तक पढ़े हैं वो तमाम सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस थे सारे, जहाँ पर सब्जेक्ट पहले लग रहा होता था, फिर वर्ब आता था और फिर ऑब्जेक्ट आता था। तो ये उसी की बात की जा रही है। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर जो है सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट पहले आता है फिर एक्शन उसका जो है साथ में आता है। और दूसरी सूरत जो हम बता रहे हैं, जिसको हम पैसिव वॉइस कह रहे हैं, वो ये है कि एक्शन जो है वो रिसीव कर रहा होता है। क्या? सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। आइए समझते हैं कि ये सेकंड जो हमने बात की है ये क्या होता है, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। एक्टिव वॉइस के अंदर जुमले का जो सब्जेक्ट होता है यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है वो क्या करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। एक्शन को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल को बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर भी साथ में देख लेते हैं। जैसे मैंने बात की थोड़ी देर पहले कि स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब को यूज़ करते हैं, यानी कि एक्शन होता है, जिससे जाहिर होता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जो हमने डिफिनेशन के अंदर बात की कि सब्जेक्ट क्या करता है, परफॉर्म द एक्शन, तो यहाँ ये सब्जेक्ट इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। साथ में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एज यू नो दैट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस टॉपिक को समझने के लिए दिस इज़ द सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर जो है टॉपिक है सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये उस वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। यहाँ सब्जेक्ट है शी हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, शी है। काम को करने वाला कौन है, शी है। क्योंकि ये एक्शनल सेंटेंसेस है, इसमें वर्ब मौजूद है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करने वाला हो। इसके बाद काम क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है हमें, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। शी कुक्स फूड। कुक्स मतलब खाना पकाना। तो यहाँ एक्शन, खाना पकाने का जो एक्शन है वो कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि शी कर रहा है। तो शी ये लफ्ज़ी मानी है वो, लेकिन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर फीमेल। सही, एक लड़की के लिए इस्तेमाल होगा शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। फूड कहते हैं खाने को। तो यहाँ फूड ऑब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है। तो इस जो स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में इनके प्रूव कर रहे हैं। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास शी है, वर्ब के हिसाब से हमारे पास कुक है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास फूड है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर जो है बेसिकली क्या हो रहा है, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि वो काम को कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे। सही है। इसके बाद आते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या चीज़ है, इन पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट जो होगा जुमले का वो एक्शन को रिसीव कर रहा होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट को मेंशन किया गया। सही है। ऑब्जेक्ट जो होगा जुमले का वो एक्शन क्या करेगा, रिसीव करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, सब्जेक्ट क्यों नहीं कह रहे, ये आपको स्ट्रक्चर से पता चलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले
जो इस सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लिया, यानी कि इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने। तो ये रूल्स में से है, सही। इसके बाद हम रूल्स को भी समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है और इसको हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद जो जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो जुमला जिस टेंस में दिया गया होगा उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो वो लेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, तो प्रेजेंट सिंपल का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इज एम आर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे यहाँ पे। तो ये फूड यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे फूड ले लिया। ऑक्सिलरी वर्ब हमने, क्योंकि ये प्रेजेंट का था तो फूड के साथ हम इज, क्योंकि सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल कर लिया हमने, ये ऑक्सिलरी वर्ब आपका आ गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अब वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म, जो एक्टिव वॉइस के जुमले के अंदर वर्ब मौजूद है, यानी कि कुक, तो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी थर्ड फॉर्म है कुकड, यानी कि ये रेगुलर वर्ब है, ईडी लगा देंगे तो ये थर्ड फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म भी बन सकती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। तो यहाँ इज के साथ कुक यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अगर जुमले में सब्जेक्ट मौजूद है, यानी कि एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट मौजूद है तो उसका जो है हम पैसिव बनाते हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। वर्ब के फ़ौरन बाद हम क्या लगाएंगे, बाय। ये आपके स्ट्रक्चर के जो है पार्ट है, तो ये फार्मूले का है, सही। तो ये बाय फार्मूले से आया है, ये सेंटेंस में मौजूद नहीं था, तो यहाँ बाय हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। और जो हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, यानी कि शी, उसको हम लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की सूरत में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कौन सा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो हमारे पास शी का जो है जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, शी जब शी जो है सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हर आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हर आ गया। तो यहाँ हमने देखा फूड इज़ कुक्ड बाय हर। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, यानी कि फूड जो है वो क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। फूड इज़ कुक्ड बाय हर, फूड इज़ कुक्ड बाय हर जो है, यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई कि पैसिव वॉइस के अंदर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। जबकि हम पैसिव एक्टिव वॉइस के अंदर क्या बात कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर। और एक छोटी सी बात मज़ीद है कि आया किन जुमलों का जो है पैसिव बन सकता है। तो एक सबसे पहले लिटिल जो रूल है वो ज़्यादा ज़रूरी, जो बुनियादी तौर पर है वो समझेंगे कि ओनली सेंटेंसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, ओनली सेंटेंसेस विथ एन ऑब्जेक्ट, ओनली सेंटेंसेस विथ एन ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। सिर्फ वही जुमले जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, उसी का हम पैसिव बना सकेंगे, अदरवाइज़ उसका पैसिव नहीं बनेगा अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ जैसे लिखा हुआ है ही ईट्स एप्पल, ही यहाँ सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, एप्पल यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो तीनों चीज़ें यहाँ हमारे पास मौजूद है, तो हम इसका पैसिव बना सकते हैं, यानी कि एप्पल्स, क्योंकि प्रेजेंट का है तो एप्पल्स प्लूरल है, एप्पल के साथ आ जाएगा आर, एप्पल्स आर, ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इटन, एप्पल आर इटन, बाय फार्मूला का लगा देंगे और ही का क्या बन जाएगा, हिम। तो ये इसका हमने पैसिव बना लिया, एप्पल्स आर इटन बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस जो हमारे नज़र आ रहा है इसके अंदर ही यहाँ सब्जेक्ट है,
और स्लीप्स वर्ब है, जबकि हमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है। यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मिसिंग है। बाज़ वर्ब ऐसे होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका जुमला बन जाता है, यानी कि मुकम्मल मतलब उसका वाज़े हो जाता है। तो ऐसे जुमले यानी कि ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला टॉपिक है, वो टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर देख लीजिएगा वीडियो के अंदर, वो आपको बेहतर तौर पे डीपली समझाया गया है वहाँ पर, वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ही स्लीप्स, वो सोता है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस का हम पैसिव नहीं बना सकते। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है दोनों, जिसमें एक में ऑब्जेक्ट मौजूद है और एक में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है हम उसका जुमला बना सकते हैं पैसिव में, और जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो उसका हम जुमला नहीं बना सकते। अभी आपने समझा कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हम यहाँ समझेंगे इन वजूहात को कि हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है। तो आइए इन वजूहात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रीज़न क्या है, रीज़न टू यूज़ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं। सबसे नंबर 1 पे हमारे पास एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जब काम पर जोर देना हो, यानी कि काम की अहमियत ज़्यादा है, जहाँ पर आपने जुमले के अंदर या बात के अंदर काम को वाज़े करना है, तो उस सूरत में हम पैसिव को इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। द रोड वाज रिपेयर्ड। अब सड़क जो है उसकी मरम्मत की गई, किसने की, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेयर, यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है कि रोड की रिपेयरिंग इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो रिपेयरिंग का जो काम है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको शो करने के लिए जो हमने क्या किया है, इसको पैसिव बनाया। द रोड वॉज रिपेयर्ड, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ये आपका पैसिव का सब्जेक्ट आ रहा है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लस रिपेयर्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, जो कि फुलफिल करता है पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को। तो द रोड वॉज रिपेयर्ड, सड़क बना दी गई, सड़क बना दी गई थी, सही। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है पैसिव एक्शन है, सही। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं। दूसरा रीज़न देखते हैं, डूअर इज़ अननोन। जब कोई काम किसी ने किया हो लेकिन उस पर्सन का पता ना हो कि किसने किया है, तो उस सूरत में भी जो है हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, जब काम करने वाला हमें क्या हो, मालूम ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। माई बाइक वॉज स्टोलन। माई बाइक वॉज स्टोलन। माई बाइक यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास मौजूद है, स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो मेरी गाड़ी चोरी हो गई, सही। तो किसने की, अब ये पता नहीं है। माई बाइक वॉज स्टोलन, तो यहाँ जब क्या हो, डूअर ऑफ द एक्शन मालूम ना हो, जो काम करने वाला शख्स है वो हमें मालूम ना हो, तो उसके लिए भी हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 रीज़न क्या है, रस्मी अंदाज के लिए, यानी कि जिसको हम कहते हैं फॉर्मल राइटिंग या फिर न्यूज़। फॉर्मल राइटिंग कहाँ होती है, जो प्रोफेशनल चीज़ों में आती है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं, रसाइल के अंदर आते हैं, मैगजीन जिसको हम कहते हैं, डाइजेस्ट वगैरह के अंदर कहते हैं, तो ये वहाँ पर जो है इस्तेमाल इसका ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्सपेरिमेंट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। द एक्सपेरिमेंट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, तजुर्बा जो है कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, यानी कि जो भी कोई प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो उसी का एक्सपेरिमेंट जो था वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने कोई मिज़ाइल लॉन्च किया, तो वो मिज़ाइल का जो टेस्ट था वो क्या हो गया, कामयाब हो गया। तो उसके तौर पे जो हम ये इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, द एक्सपेरिमेंट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, सही। तो नंबर 4 रीज़न क्या है, नंबर 4 रीज़न में कह रहे हैं कि जब काम करने वाले का जिक्र ज़रूरी ना हो, वैन डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जब काम करने वाला ज़रूरी ना हो। ये उसी पॉइंट का दूसरा हिस्सा है, दूसरा रुख है कि जब हम कह रहे हैं कि जब काम की अहमियत ज़्यादा हो, तो जब काम की अहमियत ज़्यादा होगी तो काम करने वाले की अहमियत नहीं होगी, तो ये उसी का रीज़न है। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इंग्लिश इज़ स्पोकन वर्ल्ड वाइड। अंग्रेज़ी ज़ुबान पूरी दुनिया में बोली जाती है।
अब यहाँ पर जिक्र करना कि कौन कौन बोलता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सही। तो काम करने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, अब एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर जो है डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 में, सब्जेक्ट डज एक्शन। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला होगा, वो काम करेगा, डज द एक्शन, सही। और जबकि पैसिव में क्या है, इसका थोड़ा सा उलट है, सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। वो एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस, सही। तो उसके लिहाज से इसके बाद पॉइंट नंबर 2 कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट। एक्टिव वॉइस सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि एक्शन करने वाला क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, उसके बाद फौरन उसका एक्शन होता है। तो ये इस वजह से स्ट्रॉन्ग भी है। और डायरेक्टली बात हो रही है, तो डायरेक्ट क्या हो, डायरेक्ट से मुराद क्या है, जो सब्जेक्ट का और वर्ब का रिलेशन है वो डायरेक्ट है यहाँ। तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग भी है और डायरेक्ट भी है। जबकि इन पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये जो होता है ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल में होता है। तो ये फॉर्मल में यूज़ किया जाता है, यानी कि हम रस्मी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है, करता नहीं है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, सही। तो ये इस वजह से। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, कॉमन इन स्पीकिंग। कॉमन इन स्पीकिंग, हमारी जो बोल चाल है, जब हम बातचीत करते हैं उस दौरान जो है हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं बनिस्बत पैसिव वॉइस के। तो हमारे ज़्यादातर जुमले ही क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद इसका जो पैसिव है, इसका डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होगा, कॉमन इन राइटिंग, लिखने में तहरीरी तौर पर, जैसे अखबार लिखते हैं, अखबार वाले होते हैं, मैगज़ीन वाले होते हैं, डाइजेस्ट वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिटर्न फॉर्म के अंदर होती है, राइटिंग होती है। तो ये रिटर्न फॉर्म के अंदर जो है कॉमन है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस रिटर्न फॉर्म में हमें ज़्यादा पढ़ने को मिल रही होती है बजाय बोलने के। तो बोलने में भी यूज़ होता है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है हमारे डेली लाइफ के अंदर इसका। आइए अब समझते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस जो है पैसिव वॉइस सेंटेंस में किस तरह से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको सीखना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम जो है इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। स्टेप्स क्या है, पॉइंट नंबर 1 है ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, यूज़ हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो जुमला आपको एक्टिव वॉइस का दिया जाएगा उसका टेंस आपने सबसे पहले पहचानना है कि कौन से टेंस का वो जुमला है। जिस टेंस का वो जुमला है फिर उसका ऑक्सिलरी वर्ब आपको जो है याद होना चाहिए कि उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है। जैसे कि प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज़, एम, आर ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट सिंपल के हैं। इसके बाद जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, आपने वो यूज़ करने होंगे। कब, जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो यानी कि उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहे होंगे पैसिव वॉइस के अंदर। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो वर्ब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब गिवन होगा यानी कि यूज़ किया गया होगा, वही वर्ब जिस फॉर्म में भी हो उसकी थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मीन्स दैट यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की जो फॉर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए, और स्पेशली जब आप एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आना चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। और इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ऐड वर्ड बाय आफ्टर वर्ब। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे तो उसके बाद बाय का जो लफ्ज़ है, बाय, तो ये बाय का जो लफ्ज़ है इसको हम यूज़ करेंगे। अगर हम जो है साथ में ऑब्जेक्ट को मेंशन करना है तो बाय का लफ्ज़ लगा देंगे। अगर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट भी नहीं ना लगाएं और बाय भी ना लगाएं। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, जो लास्ट में भी मैंने बताया। तो बाय के बाद हमने क्या लगाना है, जो सब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो।
दोनों सूरतों में, सही। तो हम ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये स्टेप्स हैं, इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है। तो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, ही, यानी कि ही क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। इसके बाद ड्राइव जो कि वर्ब है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। आर्टिकल किसके साथ इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ। तो यहाँ कार जो है वो नाउन है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में वो क्या है, कार, सही। तो ये चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर दी। आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो इन स्टेप को फॉलो करेंगे चेंज करते वक्त। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आकार है, तो आकार जो ऑब्जेक्ट है हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं आकार शुरू में आ गया, सही। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने बात की थी कि हम जो टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी ये हेल्पिंग वर्ब जो है यूज़ होगा, इज़ एम आर। तो इज़ एम आर में से कार क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज़ जो है इस्तेमाल किया जाएगा, कार इज़। तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है। इसके बाद थर्ड जो हमारा स्टेप था, हमने बात की थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब गिवन होगा उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ड्राइव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थी, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। तो ये ड्रिवन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है हमारे पास। ये हमने स्टेप नंबर 3 के मुताबिक यूज़ कर लिया। इसके बाद हम फार्मूले का बाय ऐड करेंगे। बाय जो लफ्ज़ बी वाई बाय, ये ऐड करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद। ये आपको नज़र आ रहा है बाय, सही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 के बाद हमने पॉइंट नंबर 5 में कहा था जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही है, उसको हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ ही सब्जेक्टिव केस के अंदर है, ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो ये हिम बन जाएगा। ये हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे लगा दिया, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे लगा दिया। तो ये हमारा जुमला यहाँ तक चेंज हो चुका है, जो कि हमने एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया, और ये जुमला हमारे पास प्रेजेंट सिंपल का जुमला था। इसके बाद आते हैं कि आपको किन बातों की जो है जानने की ज़रूरत है कि जब हम पैसिव बना रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये है, सबसे पहला नंबर है आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस। तमाम टेंसेस के आपको ऑक्सिलरी वर्ब याद होने चाहिए, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 जो और चीज़ याद होनी चाहिए वो क्यों है, याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपकी अभी बात की थोड़ी देर पहले कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वर्ब की फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। जितने भी वर्ब्स हैं उनके तमाम फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आईएनजी वाली, तो ये आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ फॉर्म तक आपको लाजमी ये चीज़ याद होनी चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे पैसिव के अंदर, यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो और चीज़ हमें ज़रूरत है जानने की वो क्या है, प्रोनाउन की केसेस आपको पता होना चाहिए। जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे होते हैं इन जुमलों के अंदर, उसके केसेस पता होना चाहिए। अब केसेस कौन से हैं, सब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये वीडियो में चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल के ऊपर ये इसकी वीडियो मौजूद है, प्रोनाउन के केसेस। तो वहाँ पर प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स के नाम से वीडियो मौजूद है, वो लाजमी देख लीजिएगा, ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन के केसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सही है। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। इसके बाद ही आप इस काबिल बन पाएंगे कि आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकेंगे। चलते हैं, अब यहाँ तक हमने रूल्स को जान लिया है। अब हम एक और चीज़ जो रूल्स के हिसाब से है, जब एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम टेंस की तब्दीली भी करेंगे। ये तो आपने एक तरीक़ाकार सीख लिया कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है। अब इन स्टेप के बाद जो है हम टेंसेस की तब्दीली भी होती है। अब वो क्या होती है आइए देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 12 टेंसेस हैं तो ये इसके हिसाब से हम देखेंगे।
वन बाय वन के क्या क्या तब्दीली वहाँ पर हो रही है, टेंस की तब्दीली कहाँ पर हो रही है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है प्रेजेंट सिंपल। एज यू नो दैट प्रेजेंट सिंपल का जो एक्टिव का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। जबकि इसी का पैसिव जब हम बना रहे होते हैं तो क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब कौन से, इज, एम, आर, तो ये यूज़ होंगे। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपकी यहाँ यूज हुई होगी एक्टिव के अंदर, उसी की थर्ड फॉर्म ने यहाँ पर लगानी होगी। फिर बाय का लफ्ज़ ऐड करेंगे फार्मूले के हिसाब से, और फिर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर लेंगे, जो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने समझा था। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में। ही टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, यहाँ ही सब्जेक्ट है और वर्ब टीच है और ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। किस तरह से चेंज होगा, वही तरीकाकार होगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। यहाँ ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, यहाँ इसको सब्जेक्ट बना दिया, जुमले के शुरू में लेकर आ गए। और इंग्लिश क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब में से इज, एम, आर में से इज लगा दिया, इंग्लिश इज। फिर इसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म है टॉट, TAUGHT, टॉट, तो ही इंग्लिश इज टॉट। तो बाय का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया फार्मूले का। इसके बाद ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि हिम बना दिया। तो ये आपका सेंटेंस चेंज हो गया। किस तरीके से, ही टीच इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। तो ये टेंसेस के लिहाज से तब्दीली हम देख रहे हैं इन चीज़ों के अंदर कि कौन से ऑक्सिलरी वर्ब लग रहे होंगे। बेसिकली यही चीज़ हम यहाँ समझ रहे हैं। तो इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू का फार्मूला कुछ इस तरीके से, एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, सब्जेक्ट के साथ जो है इज, एम, आर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कंटिन्यू की बात हो रही है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ होंगे यहाँ पर। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, मीन दैट प्रोग्रेसिव फॉर्म, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है, तो वो यहाँ पर यूज़ होगी। इसके बाद लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, प्रेजेंट का कंटिन्यू। तो प्रेजेंट कंटिन्यू का ये जो है ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, वो भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिखा हुआ है। एज यू नो दैट वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सेम जो वहाँ यूज़ हुआ है वो यहीं पर यूज़ हो जाएगा। ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू की हम बात कर रहे हैं, तो इज, एम, आर यहाँ पर भी आ जाएगा। साथ में क्योंकि वहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, कंटिन्यूटी को शो कर रहा था वर्ब की आईजी फॉर्म, तो यहाँ हमने, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं पैसिव के अंदर, तो कंटिन्यूटी शो करने के लिए हमने अलग से एक लफ्ज़ मेंशन करना होगा, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है बीइंग, BEING, बीइंग। तो इज, एम, आर के साथ बीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ताकि कंटिन्यूटी शो की जा सके। इसके बाद जो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में था, यानी कि आईएनजी फॉर्म में था, उसी को हमने इसको थर्ड फॉर्म में यहाँ पर यूज़ कर ली। फिर बाय जो हमने फार्मूले का यूज़ कर लिया, और फिर जो यहाँ का सब्जेक्ट था एक्टिव का, वो पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एग्जाम्पल देखते हैं, बात और समझ आ जाएगी। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, सेम एग्जाम्पल रखी गई है लेकिन टेंस चेंज किया गया है ताकि आपकी बात क्लियर हो सके। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। पहले में बात क्या थी, ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ बात चेंज हो रही है, टेंस चेंज हो रहा है। ही इज़ टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हम देख रहे हैं कि वही फार्मूला फॉलो किया गया है एक्टिव वॉइस का, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यू का फार्मूला है। तो यहाँ पर वही सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। अब इसको पैसिव में हम चेंज कर रहे हैं, तो इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट था, शुरू में लेकर आ गए एज इट इज़। फिर ऑक्सिलरी के साथ एक्सोली वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया इज़। फिर फार्मूले का जो बीइंग का लफ्ज़ था हमारे पास, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया बीइंग, इंग्लिश इज़ बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग की थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट। फिर बाय का लफ्ज़ फार्मूले का लगाया, और जो ही यहाँ सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया हिम, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय हिम। तो यहाँ हमारा पैसिव का जुमला मुकम्मल हो गया प्रेजेंट कंटिन्यू का। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला कैसे बनाते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट का पहले स्ट्रक्चर हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के साथ हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। परफेक्ट के अंदर, तमाम परफेक्ट्स के अंदर जितने भी एक्टिव वॉइस में है, सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। सिर्फ उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है
वो तब्दील होता है जिसकी टेंस में तब्दीली मेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर या तो हैज़ या तो हैव। एज यू नो दैट हैज़ किसके साथ इस्तेमाल होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर ये प्रोनाउन की काइंड में बताया गया वीडियो के अंदर, वहाँ चेक कर लीजिएगा, वहाँ जो है वीडियो देख लीजिएगा, बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ज़हननशीन हो जाएगी। इसके बाद इसका हम पैसिव बना रहे हैं। एज यू नो दैट ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना देंगे और फिर इसके साथ वही हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा जो यहाँ पर गिवन है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर। साथ में क्योंकि ये परफेक्ट है तो इसके साथ बीन का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया फार्मूले का, तो ये बीन जो है ये फार्मूले का है, ये एडिशन है हमारे पास, सही। तो हैव के साथ बीन का इस्तेमाल, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमें, क्योंकि परफेक्ट है, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई होती है, तो वही वाली वर्ब जो है फॉर्म जो थर्ड फॉर्म जो होगी वो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। फिर बाय का लफ्ज़ फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। ही हैज़ टॉट इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा चुका है, सही। तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें नज़र आ रही है जो कि पहचान है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। अब इसको हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश को शुरू में लेकर आ गए, हैज़ एज इट इज़ आ जाएगा, इंग्लिश हैज़, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, सही है, इसके साथ हैज़ हो रहा है, हैज़ यूज़ हो रहा है। तो हैज़ के साथ फार्मूले का क्या यूज़ हो रहा है? बीन। ही इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय फार्मूले का आ गया, और ही का हिम बन गया ऑब्जेक्ट के तौर पे। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय हिम। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास, इनकी नंबर 4 टेंस हमारे पास क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता, पैसिव वॉइस इज जनरली नॉट यूज्ड, सही। तो ये रूल में से है। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। पास्ट सिंपल, यानी कि 5 हमारे पास टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का जो है एक्टिव पैसिव बन सकता है, एक्टिव से पैसिव बन सकता है। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, साथ में प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है आइडेंटिफिकेशन है पास्ट सिंपल सेंटेंस की। इसके बाद पैसिव कैसे चेंज होगा इसका? पैसिव ऐसे होगा जो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो पास्ट के जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो वॉज एंड वर है, सही, वॉज वर। तो हम वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो यूज़ करेंगे उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो यहाँ पर वॉज वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर बाय का लफ्ज़ फार्मूले का लगाएंगे, और फिर जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही टॉट इंग्लिश, ही यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास, टॉट यहाँ पर वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही है, तो 12 यहाँ पे सेकंड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद ही टॉट इंग्लिश, ठीक, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? इंग्लिश है। तो हम इसको अब पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट के तौर पे ले लिया, और ऑक्सिलरी वर्ब हमने यूज़ कर लिया इंग्लिश के साथ वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, इंग्लिश वॉज। तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यही टॉट आ जाएगी, जो कि सेकंड भी यही है थर्ड भी यही, इसलिए हमने यही वाली ले ली। तो बहरहाल अगर कोई और वर्ब होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म ही लीजिएगा। सेकंड फॉर्म में अगर वो एक्टिव के अंदर है, यानी कि पास्ट सिंपल का जुमला है, तो उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पैसिव के अंदर। इसके बाद बाय का लफ्ज़ फार्मूले हमने लगा लिया, और ही जो सब्जेक्ट है यहाँ पर उसको हमने हिम बना दिया। इंग्लिश वॉज टॉट बाय हिम, तो ये इसका पैसिव बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 6 के ऊपर पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का भी पैसिव बन सकता है। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज़ की जाएगी, साथ में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस का क्या होगा? इसी का सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे कि तमाम टेंसेस के अंदर हम रूल्स हम वही करते हुए आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। साथ में ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो जाएगी, वाज वर्ब में से कोई एक लग जाएगा, और क्योंकि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो इसके साथ हम बीइंग का लफ्ज़ लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमारे पास जो प्रेजेंट कंटिन्यू जो था उसमें भी हमने बीइंग का लफ्ज़ ऐड किया था इज एम आर के साथ, तो यहाँ वाज वर्ब के साथ हम बीइंग ऐड करेंगे, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ प्लस करेंगे। इसके बाद बाय का लफ्ज़ जो कि फार्मूले का है वो लगा देंगे, और फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। एग्जाम्पल को बनाते हैं। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ वॉज आपको पास्ट शो करवा रहा है, दिस इज पास्ट सेंटेंस, और टीचिंग ये शो करवा रहा है कंटिन्यूटी, यानी कि पास्ट कंटिन्यू। तो ही वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब इसको हम पैसे में चेंज करेंगे। इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया हमने,
और ऑक्सिलरी लगा दी वाज, और बीइंग जो फार्मूले का था वो हमने लगा दिया कंटिन्यूटी शो करने के लिए, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म जो हमने यूज़ कर लिया टॉट, बाय फार्मूले का लगाया, और ही जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया हिम। इंग्लिश वाज बीइंग टॉट बाय हिम, तो ये आपका पैसिव बना पास कंटिन्यू का। इसके बाद आते हैं पास परफेक्ट के ऊपर। पास परफेक्ट का कैसे बनेगा? पास परफेक्ट का पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेड का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास जितनी भी परफेक्ट है उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही जो वर्ब होगी वही हमने पैसिव में भी यूज़ कर लेनी है। इसके बाद इसका पैसिव का क्या होगा? पैसिव इस तरह होगा कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और हेड को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ किया जाएगा, फिर बीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एडिशनली है फार्मूले का। इसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी क्योंकि ऑलरेडी गिवन होगी परफेक्ट के अंदर, तो वही वाली वर्ब फॉर्म उठा लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, बाय का लफ्ज़ फार्मूले का लगा देंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसका हमने ऑब्जेक्ट बना देना है पैसिव का। एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं, ही हैड टॉट इंग्लिश, तो हैड आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको शो कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है, और ये एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव कैसे बनेगा? इंग्लिश को शुरू में ले लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, हेड को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे लिया, बीइंग का लफ्ज़ फार्मूले का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगा दी जो कि पहले से मौजूद थी, और बाय का लफ्ज़ फार्मूले का लगा दिया, फिर इसके बाद जो कि ही सब्जेक्ट था, ही को हमने हिम बना दिया ऑब्जेक्ट के तौर पे ऊपर। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय हिम, तो यहाँ पर ये इसका पैसिव बना। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहा था कि इसका पैसिव नहीं बनेगा, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ रहा है, इसका भी जो है बहुत कम ही बनता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो अक्सर जो है हम इसका पैसिव नहीं बना पा रहे होते। बहरहाल, तो इसके बाद नंबर 9 के ऊपर हमारे पास है फ्यूचर सिंपल। हम फ्यूचर की कैटेगरी में आ गए, अब प्रेजेंट और पास्ट की कैटेगरी खत्म हो गई, फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल में एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, सब्जेक्ट शैल या फिर विल का इस्तेमाल होगा, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, और साथ में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, शैल और विल को या फिर विल को जो है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज़ कर लेंगे, और साथ में बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, बी इसको इस्तेमाल कर लेंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ गिवन थी उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे पैसिव के अंदर। इसके बाद बाय का लफ्ज़ फार्मूले का लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का हम वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ही विल टीच इंग्लिश, तो ये विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सिंपल का जुमला है। इसके बाद इसको पैसिव बना रहे हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट के तौर पे लिया, विल के साथ बी जो हमने ऐड किया था फार्मूले से, तो विल के साथ विल बी आ जाएगा, इंग्लिश विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई टॉट, फिर बाय का लफ्ज़ फार्मूले का इस्तेमाल किया हमने। इसके बाद ही जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया हिम, इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम। जी अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। पॉइंट नंबर 10 यानी कि 10वां हमारा पास जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी जो है पैसिव नहीं बनता। इसके बाद आते हैं नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। इसके बाद इसका पैसिव कैसे बनेगा? जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और विल हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे, और बीन का लफ्ज़ जो है फार्मूले का ऐड किया जा रहा है बीन का। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है जो पहले से गिवन है। इसके बाद बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और फार्मूले का, और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ही विल हैव टॉट इंग्लिश। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाई करती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है। इसके बाद इसको पैसिव बना रहे हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट के तौर पे लिया, विल हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे लिया, जो कि हमने अभी आपको पैसिव के स्ट्रक्चर में बताया। तो विल हैव को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे लिया, बीन फार्मूले का लिया हमने जो कि हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद टॉट ऑलरेडी गिवन है थर्ड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ भी वही टॉट
टॉट आ जाएगा। इसके बाद बाय कलर इस्तेमाल करेंगे फार्मूले का, और जो ही यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हिम बना देंगे। तो जुमला बनता है इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय हिम। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बी पैसिव नहीं बनेगा, कॉमनली नॉट यूज्ड, तो ये यूज़ नहीं होगा। वो कौन से टेंसेस है जिसमें जो है हम पैसिव नहीं बना सकते? तो हमारे पास 4 ऐसे टेंसेस हैं जिसका हम पैसिव नहीं बनाते कॉमनली। कौन से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, नॉट फॉर्म। तो ये इसके पैसिव हम नहीं बनाएंगे, तो इसका पैसिव जो है नहीं बनेगा। इन 4 टेंसेस का जो है पैसिव नहीं बनेगा। 12 टेंसेस में हमारे पास 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसका पैसिव नहीं बनता, यानी कि बाकी तमाम टेंसेस का जो है पैसिव बन सकता है। 12 से 4 निकालेंगे तो 8 टेंसेस का हम पैसिव बना रहे होते हैं। आइए अब समझते हैं कि मॉडल वर्ब के जो सेंटेंसेस हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, इस पे बाकायदा अलग से एक टॉपिक पे वीडियो बनाई गई है मॉडल वर्ब्स के नाम से, ठीक। तो आप वहाँ सर्च कर लीजिएगा, मॉडल वर्ब्स की जो वीडियो है वहाँ पर समझा दिया जाएगा आपको कि मॉडल वर्ब्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह के इसके जुमले बनते हैं और हमारे डेली लाइफ के अंदर इसका यूज़ क्या है। तो आइए मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं समझते हैं। एक्टिव वॉइस में जब मॉडल वर्ब का सेंटेंस हम बना रहे होते हैं तो उसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद हम वर्ब यूज़ करते हैं जो कि मेन वर्ब कहलाता है। इसके बाद लास्ट में एज यू नो दैट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जुमला कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ जो वर्ब हम बता रहे हैं मेन वर्ब की बात हो रही है, तो ये अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब जो है यहाँ यूज़ होगा, यानी कि कौन से फॉर्म के अंदर होगा ये आपका ये मॉडल वर्ब डिसाइड करेगा। तो सबके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, बाज़ मॉडल वर्ब के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडल वर्ब, सही। इसके बाद एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे जिसमें मॉडल वर्ब यूज़ हुआ होगा वो यहाँ समझते हैं। जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का मॉडल वर्ब के, वो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, शुरू में आ जाएगा। मॉडल वर्ब जो यूज़ किया गया है वो एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन मॉडल वर्ब के साथ हम बी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फार्मूले का है, बी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये एडिशनल है, सही, फार्मूले का है। इसके बाद जो भी वर्ब उसके साथ यूज़ की गई होगी किसी भी फॉर्म के अंदर तो उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। बी के बाद क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। साथ में बाय का लफ्ज़ एज यू नो दैट कि ये भी फार्मूले का है, बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और जो उस मॉडल वर्ब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हम यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने पिछले जो टेंसेस हम समझ रहे थे तो उसमें भी हमने यही कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये जो सॉल्व का वर्ड नज़र आ रहा है ये वर्ब है और कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है। कैन यहाँ मॉडल वर्ब है और सॉल्व जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, सही। तो यहाँ पर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस मसले को हल कर सकते हो, सही है। तो यहाँ एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया कैन, कैन मॉडल वर्ब है और ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो जुमला है ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है जिसमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। अब इसको हम पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं, किस तरीके से करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था दिस प्रॉब्लम, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम। तो ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको एक्टिव वॉइस के अंदर ताकि हम उसको क्या बना दें, सब्जेक्ट बना दें पैसिव वॉइस में। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है दिस प्रॉब्लम, तो ये दिस प्रॉब्लम यहाँ सब्जेक्ट बन गया, राइट। इसके बाद एज यू नो दैट हम यहाँ क्या कर रहे थे, पैसिव के स्ट्रक्चर के मुताबिक मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो कैन का मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, दिस प्रॉब्लम कैन। अब बी का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है बी के जो है फार्मूले का हमने लगाया है कैन बी, कैन बी। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी। अब यहाँ सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में था, इसकी थर्ड फॉर्म हमने लगाई है डी का इजाफा करके, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म बन गई।
दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय फार्मूले का लगा दिया। यहाँ पर यू सब्जेक्ट था, यू एज इट इज आ जाएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। एक्टिव क्या था, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पैसिव क्या बन रहा है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। तो ये इसका पैसिव बन गया। तो यहाँ हमने ये समझा कि हमने मॉडल वर्ब्स के जितने भी होंगे तो उसके साथ हमने बी का लफ्ज़ के इस्तेमाल करना है। बाकी तकरीबन वही रूल्स हैं जो हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ब की तरह फॉर्म लगा रहे होते हैं पैसिव के अंदर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ बी का लफ्ज़ आपके एडिशनल है जो कि हम मॉडल वर्ब्स की वजह से लगाएंगे। सही जी। आते हैं नंबर 14 के ऊपर, पैसिव ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया जुमला जो सिंपल इंटरगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, उसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। अभी तक जो हमने जितना भी समझा वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। सही, डिक्लेरेटिव जिसको हम कहते हैं, तो वो सेंटेंसेस थे। अब हम सवालिया जुमले को हम कैसे चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, आइए ये समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है सवालिया जुमलों का। अगर वो प्रेजेंट का जुमला है, प्रेजेंट सिंपल का जुमला है, यानी कि वर्ब की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल सेंटेंसेस की, तो उसको हम जब इंटरोगेटिव बनाते हैं, सवालिया जुमला बनाते हैं, तो या तो शुरू में डू लगाते हैं या फिर डज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन हो तो उस सूरत में हम डज लगाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उस सूरत में हम डू लगाते हैं। ये प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की। और अगर पास्ट सिंपल में हम इंटरोगेटिव बना रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिड का लफ्ज़ शुरू में लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में चले जाता है। सही। तो ये आप सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ जाके देख लीजिएगा जो कि मुख्तलिफ टेंसेस में आपको समझाए गए। इसके बाद अगर फ्यूचर का सेंटेंस है तो विल या फिर शेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों लिहाज से मैंने जो है आपको बताया कि इसको इंटरगेटिव जुमला कैसे बनाया जा रहा होता है। तो ये इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको शुरू में मिल रहा होता है उस स्ट्रक्चर के दौरान या उस जुमले में। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि जो टेंस है उसके हिसाब से इसमें से कोई एक लग जाएगा और फिर जो है सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। इसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर साथ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि डू डज अगर लगाएंगे, डू डज में से साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। और अगर पास्ट का जुमला है, पास्ट के जुमले को इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो आप डिड शुरू में लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अगर वो फीचर का है तो विल या शेल में से जो भी इस्तेमाल हुआ होगा उसका जो शुरू में लेकर आ जाएंगे, और फिर जो सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राइट। तो ये हमने जो सिंपल सेंटेंसेस है उसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। बाकी इस तरह से और होंगे तो उसके हिसाब से वो जैसा इस्तेमाल किया गया तो उसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं वो शुरू में लेकर आ जाएंगे, तो वो उसका हम क्या बना देंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा जी, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव इस तरीके से बनेगा कि इज एम आर जो कि प्रेजेंट के ऑक्सिलरी वर्ब है, वाज एंड वर जो कि पास्ट के ऑक्सिलरी वर्ब है, विल और शेल जो है फ्यूचर के जो है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इसके साथ बी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। सही। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, बाय फार्मूले का लगाया जाएगा, और सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस पैसिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो शुरू में लगाएंगे, उसके बाद जो है हम क्या लगा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा। पैसिव का, एक्टिव का जो है ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पर। फिर वर्ब जो भी यूज़ की गई होगी उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इसके बाद बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, और जो इसका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ हम क्या बना देंगे, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। और क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो एज यू नो दैट क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लग रहा है, एक्टिव के अंदर भी और पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। एग्जाम्पल के ऊपर देख लेते हैं, तीनों टेंसेस के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दी गई है ताकि आपको तीनों टेंसेस का समझ में आ सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुमला है डू यू प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू का इस्तेमाल किया गया है, यू यहाँ सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर है, क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क लगाया क्यों, क्योंकि ये जुमला कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है हम पैसिव में चेंज कैसे कर रहे हैं अब क्रिकेट है यहाँ ऑब्जेक्ट, अब क्रिकेट से पहले क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा रहे हैं हम स्ट्रक्चर के मुताबिक
ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्रिकेट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, तो इससे हम इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़। तो इज़ का आई कैपिटल आ जाएगा, इज़ क्रिकेट। तो साथ में क्या है, वर्ब कौन सा है, प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी प्लेड, इज़ क्रिकेट प्लेड। बाय फार्मूले के इस्तेमाल कर लिया, और जो यहाँ यू सब्जेक्ट था हमने उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यू ले लिया, सही। इज़ क्रिकेट प्लेड बाय यू। एक्टिव क्या था, डू यू प्ले क्रिकेट। पैसिव क्या है, इज़ क्रिकेट प्लेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क यहाँ जो है डाल दिया जाएगा, सही है, क्योंकि ये सवालिया जुमला है। इसके बाद पास्ट के ऊपर आता है। पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव। तो डिड यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पहले डू था, अब यहाँ डिड आ गया। अब जब डिड आ गया तो हम इज़ यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, वॉज यूज़ हो रहा है, क्योंकि पास्ट को शो करना है। तो क्रिकेट सिंगुलर, इसके साथ वॉज लगा दिया हमने, तो वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इज़ प्रेजेंट को बिलोंग कर रहा है, वॉज जो है पास्ट को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से विल यू प्ले क्रिकेट, विल यू प्ले क्रिकेट, तो इसकी पैसिव कैसे बनेगा, ये विल जो है आपका फ्यूचर को शो कर रहा है, इंटरोगेटिव बना रहे हैं। तो विल क्रिकेट बी प्लेड, तो यहाँ बी का लफ्ज़ आपको नजर आ रहा है, तो विल बी बेसिकली क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है फ्यूचर का। तो विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, तो यहाँ पर बाकी वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ क्या इस्तेमाल किया गया है, फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने के लिए विल, और बी क्योंकि बी की फॉर्म आती है तो क्रिकेट के यानी कि सब्जेक्ट के बाद आएगा ये बी, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू। तो ये आपका जो है एक्टिव टू पैसिव किसका है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो है हमने पैसिव बनाया। आइए पॉइंट नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 15 में क्या कह रहे हैं, पैसिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस एज यू नो दैट ऑर्डर के सेंटेंसेस होते हैं या रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम हुक्म देते हैं या दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान भी यही है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता इसके अंदर, अंडरस्टूड होता है, वर्ब से स्टार्ट हो जाता है अगर ऑर्डर सेंटेंस है। और अगर रिक्वेस्टिव सेंटेंस है तो इसको हम प्लीज़ या काइंडली या इस तरह के जो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक्टिव के ऊपर आते हैं। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इंपेरेटिव का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैसिव के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लेट का लफ्ज़ लगाएंगे, LET लेट, LET लेट। तो लेट का इस्तेमाल होगा, और जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था उसका हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया। लेट जो भी सब्जेक्ट होगा वो यूज़ कर देंगे, साथ में फार्मूले का बी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और जो वर्ब यहाँ यूज़ किया गया है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो वर्ब यूज़ किया गया होगा उसकी थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। सही, आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर भी ताकि और बात क्लियर हो सके। ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस सेंटेंस के अंदर वर्ब यहाँ ओपन है और द डोर यहाँ ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर की सेंटेंसेस है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से हमने लेट लगाया है, लेट द डोर। द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, सही, तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। लेट द डोर बी, बी क्या था हमारे पास, फार्मूले का था। लेट द डोर बी, ओपन यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में था, इसको हमने थर्ड फॉर्म बना दिया ED लगा के। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। तो ये इसका पैसिव बना इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे उसके लिए यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। लेट का लफ्ज़ शुरू में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर जो उसका ऑब्जेक्ट होगा उसको शुरू में लेकर आ जाएंगे, और फिर बी का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर जो है जो वर्ब मैन यूज़ की गई होगी फर्स्ट फॉर्म के अंदर उसको हम पैसिव में चेंज कर रहे होंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट नंबर 16 के ऊपर जो है पैसिव ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं जिसमें हम इनकारी जुमले उसको कहते हैं। तो उसको हम कैसे इसको पैसिव में चेंज करेंगे, आइए ये सीखते हैं। एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो है नेगेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर प्रेजेंट का जुमला है तो डू डज के साथ नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, डू नॉट या डज नॉट। अगर पास का है तो डिड नॉट, अगर फ्यूचर का है तो विल नॉट, सही है। तो उसके बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके बाद आते हैं, ये तो एक्टिव का स्ट्रक्चर था हमारे पास। इसके बाद जो है पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का वो हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पर। इसके बाद जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से, अगर प्रेजेंट का है तो इसमें इज एम आर का इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट का है तो वॉज एंड वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद अगर फ्यूचर का है तो विल बी या फिर शेल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हम क्या लगा रहे होंगे, नॉट का लफ्ज़ लगा रहे होंगे जो कि नेगेटिव को शो करेगा, जो कि यहाँ पर हमें मौजूद है एक्टिव के अंदर। तो यहाँ हम ऑक्सिलरी के बाद नोट लगा देंगे। फिर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा जिस फॉर्म के अंदर वो फर्स्ट फॉर्म के अंदर था, तो हम इसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म के अंदर। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, जिस तरह हम ऑल परफेक्ट्स के अंदर, परफेक्ट टेंसेस के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फार्मूले का बाय लगा देते हैं, और बाय के बाद एज यू नो दैट जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ ही हमारे पास सब्जेक्ट है, और डज नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट का है तो डज नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ही के साथ डज नॉट आता है। सही है। तो इसके बाद टेल वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। अलाई जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अलाई क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के तौर पे हमारे पास टेल का लफ्ज़ है। अब इसका नेगेटिव का जो है इम्पेरेटिव बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। किस तरह बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हमारे पास अलाई, इसको हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाई। सही। तो इसके साथ इज का इस्तेमाल किया गया जो कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को कहते हैं। सही। अलाई इज नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, नॉट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड, अलाई इज नॉट टोल्ड, बाय का लफ्ज़ फार्मूले का हो गया। और यहाँ जो ही इस्तेमाल किया गया था उसका ऑब्जेक्टिव केस बना हिम, अलाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम, अलाई इज नॉट टोल्ड बाय हिम। तो ये आपका पैसिव बना एक्टिव सेंटेंस के नेगेटिव का। सही। इसके बाद रियल इंटरगेटिव सेंटेंसेस भी कुछ होते हैं, जैसे हमने अभी बात की सिंपल इंटरगेटिव में, आपने समझा डू डज वगैरह, डिड वगैरह, शेल विल वगैरह जुमले की शुरू में आता है, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो सिंपल इंटरगेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं। इसके बाद कुछ रियल इंटरगेटिव जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स, बाकायदा इसके ऊपर भी वीडियो बनाई गई है, इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स क्या होते हैं, या इसको हम WH वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स। तो ये इसके जो जुमले बनते हैं, सवालिया जुमले होते हैं वो भी, एज यू नो दैट, जो कि जुमले के शुरू में अगर इस्तेमाल करेंगे हम, ये WH वर्ड्स अगर जुमले के शुरू में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये सवाल बनाते हैं। सही। तो ये सवाल, इसके जो सवाल होंगे, क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस होंगे, तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, आइए समझते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका एक्टिव पहले स्ट्रक्चर क्या होता है। WH शुरू में लगता है, इनके WH जितने भी वर्ड्स हैं, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सही। तो ये सारे अल्फाज में से कोई एक लफ्ज़ यहाँ यूज़ हो रहा होगा। फिर इसके साथ अगर वो प्रेजेंट का है तो डू, पास्ट का है तो डिड, फ्यूचर का है तो विल या फिर शेल, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही होगी, और साथ में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये रियल इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस के अंदर। पैसिव कैसे बनेगा, वही WH वर्ड्स शुरू में ही यूज़ हो रहे होंगे। सही। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा वो इसका इस्तेमाल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर प्रेजेंट का जुमला था तो इज एम आर में से कोई यूज़ किया जाएगा, पास्ट का था तो वॉज वर्ब में से कोई यूज़ किया जाएगा, और फ्यूचर का था तो विल बी या फिर शेल बी में से कोई यूज़ किया जाएगा। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, उसको यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे। फिर वर्ब की सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है, फिर बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर बाद में जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस सेंटेंस का उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्योंकि ये सवालिया जुमला है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, वाई डिड यू राइट दिस एप्लीकेशन। डिड के लफ्ज़ से हमें पता चला कि ये जो जुमला है ये पास्ट का रियल इंटरगेटिव सेंटेंस है। डिड पास्ट को शो कर रहा है। सही। डू की सेकेंड फॉर्म डिड है, तो वाई हमारे पास यहाँ पर WH वर्ड में से वर्ड है, वाई डिड यू राइट दिस एप्लीकेशन, तुमने ये दरख्वास्त क्यों लिखी। तो ये रियल इंटरगेटिव सा सेंटेंस है। इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं, वाई एज इट इज आ जाएगा। सही है, पहली जगह पे ही आएगा। जबकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पास्ट का है तो पास्ट का वॉज वर्ब में से इस्तेमाल होगा, तो यहाँ वॉज का हमने इस्तेमाल किया है। वाई वॉज, अच्छा इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या था, दिस एप्लीकेशन। एक्टिव सेंटेंस के अंदर दिस एप्लीकेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो वाई वॉज के बाद हमने दिस एप्लीकेशन यूज़ कर लिया सब्जेक्ट के तौर पर।
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है। वर्ब यहाँ क्या था, राइट। वर्ब हमारे पास क्या है, राइट। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न। तो वाई वॉज दिस एप्लीकेशन रिटर्न, तो बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया फार्मूले का, और जो यहाँ पर यू, यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारे पास, यू को हमने ऑब्जेक्ट के तौर पे ले लिया, यू एज इट इज़ आ जाता है। और साथ में क्योंकि सवालिया जुमला है तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। वाई वॉज दिस एप्लीकेशन रिटर्न बाय यू, वाई वॉज दिस एप्लीकेशन रिटर्न बाय यू। तो ये इसका पैसिव हमने बनाया रियल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो आज तक की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। सर नूर को इजाज़त दीजिए। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। कंप्लीट टॉपिक आपको डिस्कस किया गया है, और इस वीडियो को जो है लाजमी देखिएगा ताकि आपके जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके और आप बेहतर तरीके से जो है एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीख जाए। थैंक यू वेरी मच। सर नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।